हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपके सिलेबस में जो चैप्टर आपका ये पोइट्री में जो चैप्टर इंक्लूड है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जोफ्री चौसर का, उसी चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 60 आंसर रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, इस वीडियो में इंक्लूड हैं। फटाफट देख लीजिए, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सबसे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप लोग एमए में हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अकाउंट फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। जी हाँ, आप जानते हैं ये चैप्टर अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ये प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये कुछ पिलग्रिम्स थे यानी तीर्थयात्री थे और वो कैंटरबरी टेल्स के लिए जा रहे थे। तो उन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर है। पूरी कहानी बहुत आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझेंगे, बट जो क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड आप आंसर देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्चुअल नंबर जो पिलग्रिम्स का था यानी तीर्थयात्रियों का जो एक्चुअल नंबर था, जोफ्री चौसर का जो प्रोलॉग है उस में कितने तीर्थयात्री थे, उनका एक्चुअल नंबर क्या था, ये चीज़ बताना है आपको। तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देख लीजिए कि कितने पिलग्रिम्स थे वहाँ पर। तो देखिए आंसर में कि व्हेन वी काउंट द पिलग्रिम्स मेंशन्ड इन द प्रोलॉग, यानी जब हम काउंट करते हैं, गिनते हैं पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों को मेंशन्ड इन द प्रोलॉग, यानी प्रोलॉग में जो मेंशन किए गए हैं, वी गेट कन्फ्यूज, तो हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज कैसे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार व्हेन ही वाज इन द टाबार्ड, जब वो टाबार्ड में था यानी जहाँ से यात्रा शुरू करनी थी, तो टाबार्ड में जब था तो 29 पिलग्रिम्स रीच्ड देयर, वहाँ पर कितने 29 यानी टोटल 29 जो तीर्थयात्री थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं। देयर इन अ कंपनी, एक साथ वो पहुँचते हैं। बट द फॉलोइंग टेबल शोज दैट दे वर 30, लेकिन नीचे जो टेबल दी गई है कि कितने यात्री वहाँ पर थे, नाम के साथ नीचे दिया गया है, तो इसको अगर गिनते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 30 हो जाता है, यानी 30 होते हैं वहाँ पर। चूँकि चौसर साहब ने ये लिखा है कि केवल 29 तीर्थयात्री थे, लेकिन अगर पूरे जिनका नाम उन्होंने लिखा है अगर वो सारे उनको कंक्लूड किया जाए, मतलब उनको जोड़ा जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, 30 होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से थे। तो नाइट स्क्वायर योमैन, ये 3 ये हो गए, यहाँ पर नंबरिंग की गई है। उसके बाद फ्रैंकलिन, फिर प्रायोरस यानी नन जो थी एंड हर चैपलिन, और फिर प्रायोरस प्रीस्ट यानी प्रायोरस का पुजारी जो था, और क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, पुअर पार्सन, मोंक, फ्रायर, पायडोनर एंड समनर, मर्चेंट, यानी ये सारे तीर्थयात्रियों के नाम है कि कौन कौन से उसमें सम्मिलित थे। 5 गिल्ड्समैन एंड देयर कुक, यानी 6 लोग ये हो गए। उसके बाद म्यूनिसिपल एंड शिपमैन 2 ये हो गए। फिजिशियन सर्जेंट ऑफ लॉ 2 ये हो गए। मिलर रीव और प्लोमैन 3 ये हो गए। वाइफ ऑफ बाथ, और टोटल अगर इनको कंक्लूड करें तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग की गई है, 30 हो जाते हैं। तो 30 तो ये हो गए। और उसके बाद आगे देखते हैं कि कितने तीर्थयात्री थे। इफ़ भी आगे देखिए, इफ़ बी इंक्लूड द पोएट एंड द होस्ट, यानी जो होस्ट वहाँ का मेज़बान था और जो पोएट यानी कवि स्वयं जो जोफ्री चौसर साहब, तो आल्सो द टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हु वेंट टुगेदर टू कैंटरबरी, यानी जो एक साथ में वहाँ पर जाते हैं, कैंटरबरी को जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं, बिकम्स 32, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे दोस्तों। अगर 30 वही हो गए ऊपर जिनका नाम बताया गया, जिनका मेंशन किया गया है नाम, उसके बाद एक होस्ट और एक पोएट, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 32 हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि सम स्कॉलर्स टेक अ व्यू, यानी कुछ विद्वान जो हैं उनका दृष्टिकोण जो है कि दैट इट इज़ एन एरर, यानी ये है गलती है, दैट चौसर वुड हैव रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द फाइनल रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट, यानी इस ड्राफ्ट का कहने का मतलब इस पुस्तक का जब फाइनल वो जो पार्ट था, फाइनल पार्ट, जब उसको पूरा करते इस किताब को, तो क्या करते इस गलती को रिमूव कर देते, यानी इसको हटा देते। यानी जो नंबरिंग उन्होंने, यानी नंबर तीर्थयात्रियों का टोटल जो जिनका मेंशन किया गया वो तो 30 थे, 2 और इनको जोड़ा जाए तो 32 हो गए, लेकिन वो गलती से कहीं ना कहीं 29 लिख गया है। ये चौसर की शायद गलती रही होगी, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। इट इज़
अनफॉर्चुनेट यानी ये दुर्भाग्य की बात थी कि दैट चौसर डाइड बिफोर फिनिशिंग दिस कंपोजिशन, यानी इस पुस्तक को ख़त्म, इस रचना को ख़त्म करने से पहले ही चौसर की मृत्यु हो गई थी। ये दुर्भाग्य की बात थी कि ये रचना करते करते यानी इस रचना को पूरा नहीं कर पाए थे, उसके पहले चौसर साहब की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए ये गलती जो एक बार उन्होंने 29 लिख दी थी वो वैसे की वैसे बनी रह गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीक़ा से अगर आप अच्छी तरह उसको लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंट फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नाइट। जी हाँ, जो नाइट सूरवीर सबसे महत्वपूर्ण, ये जाने रही है सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो है प्रोलोग का वो नाइट ही है, सूरवीर है। तो उसके इम्पॉर्टेंस, उसके महत्व को बताना है, उसका विवरण प्रस्तुत करना है। ये आप यहाँ पर समझिए कि क्या महत्वपूर्ण नाइट जो था, सूरवीर जो था वो क्या, उसका क्या महत्व था इस रचना में, या चौसर के लिए क्या महत्व था, आगे देखते हैं आंसर में। आई थिंक टू बी मार्क्ड, यानी एक बात जो देखने वाली है वो ये है कि इज़ दैट एवरीवेयर चौसर गिव्स द हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस टू द नाइट, यानी हर जगह चौसर क्या करते हैं कि नाइट जो है उसको हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस यानी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने क्या दिया है, नाइट को ही सबसे ज़्यादा महत्व अपनी रचना में यानी हर जगह देते हैं। वाइल टेलिंग अबाउट द पिलग्रिम्स, जब वो पिलग्रिम्स के बारे में बताते हैं, ही बिगिन्स विद द नाइट, तो वो क्या करते हैं, नाइट से ही शुरुआत करते हैं, यानी सबसे पहले नाइट से ही शुरुआत करते हैं। इसका मतलब जिसका वर्णन पहले किया गया है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ही प्रेजेंट्स द नाइट एज एन आइडियल कैरेक्टर एंड प्रेजेज हिम फॉर हिज ग्रेट वर्दीनेस, वो क्या करते हैं कि नाइट को एक आइडियल कैरेक्टर यानी आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और प्रेजेज उनकी प्रशंसा करते हैं। फॉर हिज ग्रेट वर्दीनेस यानी उसकी जो महान योग्यता है, उसकी योग्यता के लिए उसकी प्रशंसा भी चौसर साहब करते रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि नाइट को महत्व इतना देते हैं वो। आगे देखते हैं, ही प्रेजेंट्स द नाइट, हाँ ये लाइन हो चुकी है। आगे देखते हैं, ही इज़ नॉट ओनली ब्रेव बट मॉडेस्ट आल्सो, यानी वो केवल ब्रेव ही नहीं था बल्कि एक शालीन और बहुत ही अच्छे चरित्र का व्यक्ति था। यानी नाइट के बारे में ऐसा चौसर साहब ने लिखा है। ही डज नॉट केयर फॉर आउटवर्ड थिंग्स, वो बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। एंड डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज रिलीजन, और धर्म के प्रति अपना जीवन जो था वो समर्पित करता है। यानी ये उसकी एक क्वालिटी है, उसका गुण है चौसर का, नाइट का। व्हेन इट कम्स द क्वेश्चन ऑफ टेलिंग टेल्स, यानी जब ये प्रश्न आता है कि क्वेश्चन मतलब स्टोरी कहने का जब प्रश्न आता है, यानी कि स्टोरी अब सुनानी है। आप जानते हैं कि कहानी में जब यात्रा करते समय लोगों को ये बताया गया था कि सबको एक एक कहानी सुनानी है। तो जब ये कहानी सुनाने की बात आती है वंस अगेन दोबारा, तो द इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द नाइट, तब भी क्या होता है कि नाइट को ही महत्व दिया जाता है। नाइट अर्थात सूरवीर को ही महत्व दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स यानी समीक्षकों के अनुसार, देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग काजेज फॉर दिस, 2 महत्वपूर्ण कारण हैं इसके लिए। कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं ये नीचे मेंशन किए गए हैं, देखिए इनको आप। नंबर 1 है कि इट वाज एन एज ऑफ चिवेलरी इन व्हिच नाइटहुड वाज ऑफ सुप्रीम इम्पॉर्टेंस। इट वाज देयरफॉर द नाइट टूक प्राइड इन मेकिंग हिज सन अ स्क्वायर हु इज इन फैक्ट अ नाइट अंडर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये बता रहा है कि ये जो था एक सूरवीरता का युग था। ये समय जो था उस समय का, यानी जब ये रचना हुई, चौसर साहब ने जब ये रचना लिखी तो ये सूरवीरता का युग था। यानी बड़ी ही वीर लोग होते थे उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा रहती थी। तो व्हिच नाइटहुड वाज ऑफ सुप्रीम इम्पॉर्टेंस, यानी नाइटहुड जो होना वो समय क्या था, एक सुप्रीम इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा उसका महत्व था। इट वाज देयरफॉर, और ऐसा इसलिए था तो इसके लिए द नाइट टूक प्राइड इन मेकिंग हिज सन, नाइट को अपने पुत्र को स्क्वायर बनाने में बहुत ही ज़्यादा गर्व वो फील करता था अपने कि मेरा पुत्र जो है वो भी एक नाइट बनेगा। हु इज़ इन फैक्ट अ नाइट अंडर ट्रेनिंग, यानी जो वास्तव में एक अंडर ट्रेनिंग नाइट था, यानी वो प्रशिक्षण ले रहा था सूरवीर बनने का। तो इस बात पर भी वो गर्व करता था। तो चूँकि उस समय ऐसा था कि नाइट को बहुत ज़्यादा या नाइटहुड के पद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसी कारण क्या था कि नाइट को चौसर साहब ने भी अपनी रचनाओं में बहुत ज़्यादा महत्व दिया। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है कि चौसर वाज नॉट ओनली अ पोएट बट अ सोल्जर एज वेल, यानी चौसर केवल कवि नहीं थे, कवि के साथ साथ वो क्या थे, एक सोल्जर यानी एक सिपाही भी थे। एक कारण ये भी हो सकता है कि नाइट को महत्व देने का, जैसा क्रिटिक्स बताते हैं कि चौसर कवि ही नहीं बल्कि एक सोल्जर भी थे। इन 1359
टू 1360 यानी 1359 और 1360 में अस अ सोल्डर ही सर्व्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वार, यानी शताब्दी का जो युद्ध था, यानी 100 साल का युद्ध था, उसमें फ्रांस में उन्होंने क्या किया था, सेना में अपनी सर्विस दी थी, यानी सैनिक के रूप में काम किया था। 1959 और 1960 में उन्होंने सेना में भी काम किया था, अर्थात सैनिक भी थे। तो ये कारण भी हो सकता है कि वो चूंकि स्वयं सैनिक थे तो इसलिए सैनिक को यानी शूरवीरता को ज़्यादा महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंट फॉर द यंग स्क्वायर्स रोमांटिक एटीट्यूड, यानी यंग स्क्वायर का जो युवा जमींदार था उसका जो रोमांटिक एटीट्यूड था उसको बताइए, उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करिए या वो क्या था उसका वर्णन करिए। नेक्स्ट तो आंसर में देखते हैं दोस्तों क्या है कि द स्क्वायर वाज अ लविंग इंथुसियास्टिक यंग मैन ऑफ रोमांटिक नेचर। स्क्वायर जो क्या था, एक बहुत ही प्रेमी टाइप का जुनूनी यंग मैन था, युवा पुरुष था, रोमांटिक नेचर का, एक मतलब रोमांटिक प्रकृति का था, रूमानी अंदाज का था। तो आगे देखते हैं कि हिज हेयर वाज करली, उसके बाल जो थे करली थे, कहने का मतलब कि घुंघराले टाइप के थे। एज इफ इट वर केप्ट अंडर प्रेशर, जैसा कि उसे दबा कर रखा गया हो, यानी एकदम से प्रेशर करके बालों को रखा गया हो, अच्छे से बनाया गया हो उनको। ही वॉज वेरी स्ट्रांग एंड एक्टिव, वो जो था वो बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत और एक्टिव था, कार्यकुशल था। आगे देखते हैं ही हैड बीन इन कैवलरी फोर्स एट फ्लैंडर्स, आर्टोइस एंड पिकार्डी, यानी फ्लैंडर्स, आर्टोइस और पिकार्डी में वो घुड़सवारी सेना में भी था। यानी जो घुड़सवार सेना होती है, जैसे पहले सेना में कई तरह के घुड़सवार, हाथी सवार, इस तरह के सेनाएं होती थी, तो वो घुड़सवार सेना में भी सम्मिलित था। आगे देखते हैं ही हैड बिकम एन एक्सपर्ट राइडर इन अ शॉर्ट पीरियड, वो एक शॉर्ट पीरियड बहुत कम समय में भी समय में ही एक्सपर्ट राइडर बन गया था, यानी अच्छा घुड़सवार बन गया था। जस्ट टू इम्प्रेस हिज बिलव्ड, यानी अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए वो बहुत कम समय में ही घुड़सवारी सीख गया था। देयर वर एम्ब्रॉयडर्ड वाइट एंड रेड फ्लावर्स ऑन हिज गाउन, यानी उसके गाउन पर, अर्थात जो उसका ड्रेस था, गाउन था, उस पर क्या था कि वाइट और रेड फ्लावर्स यानी सफ़ेद और लाल फ्लावर्स की कसीदगी की गई थी, एम्ब्रॉयडर अर्थात कसीदगी की गई थी, डिजाइन बनाई गई थी। व्हाट लुक्ड लाइक अ मीडो ऑफ फ्रेश फ्लावर, जो कि एक स्वच्छ फूलों का एक मैदान टाइप का दिख रहा था, यानी इस तरह से उसके गाउन पर डिजाइन की गई थी फूलों की कि लग रहा था कि जैसे किसी मैदान में स्वच्छ फूल खिले हुए हों। आगे देखते हैं ही पार्ड हिज होल डे, वो अपना सारा दिन बिताता था इन सिंगिंग एंड फ्लूटिंग, यानी गाने और बांसुरी बजाने में, यानी सारा दिन वो गाता रहता था, बांसुरी बजाता रहता था। बाई नेचर ही वाज जॉयफुल, यानी स्वभाव से वो क्या था, जॉयफुल था, बहुत आनंददायक था। लाइक द मंथ ऑफ मे, यानी मई मास की तरह वो एकदम आनंदित था। हाँ आगे देखते हैं हिज गाउन वाज शॉर्ट विथ लॉन्ग एंड वाइट स्लीव्स, यानी उसका गाउन जो था वो क्या था, शॉर्ट छोटा जो उसका गाउन था वो क्या था, लॉन्ग, उसकी स्लीव जो थी लॉन्ग और वाइट थी। आगे देखते हैं ही कंपोज सॉन्ग, यानी उसने सॉन्ग भी कंपोज किए। सॉन्ग का मतलब गाने भी उसने लिखे, गीतों की रचना की। ही वाज एक्सपर्ट इन कम्बैट्स एंड डांस आल्सो, यानी वो युद्ध में और नृत्य में भी बहुत ही निपुण था, यानी ये सारी कलाएं उसके अंदर थी। ही वाज स्किल्ड इन ड्राइंग एंड राइटिंग, यानी ड्राइंग और राइटिंग में भी वो बहुत ही कुशल था, यानी कलाकारी भी उसको आती थी, लेखन भी उसको आता था। ही वाज अ पैशनेट लवर हु सैंग लाइक अ नाइटिंगेल एट नाइट, यानी वो एक क्या था, बहुत ही जुनूनी टाइप का प्रेमी था जो रात में बुलबुल की तरह गाता था। रात में क्या करता था, हु सैंग लाइक अ नाइटिंगेल एट नाइट, यानी बुलबुल की तरह गाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया इस जो स्क्वायर था उसका रोमांटिक एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से अगर एक दो बार पढ़ लेंगे आप तो जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएंगे। देखते हैं अकाउंट फॉर द परफेक्ट टेबल मैनर्स ऑफ मैडम एग्लेंटाइन। जी हाँ, मैडम एग्लेंटाइन जो नन है, प्रायोरस हैं, उनके जो टेबल मैनर्स हैं, यानी टेबल मैनर का मतलब है दोस्तों जो खाने पीने के समय जो है टेबल पे बैठ के किस तरह से खाया पिया जाता है, यानी भोजन करने का तरीका आप कह सकते हैं। तो उस मैनर्स के बारे में, उस ढंग के बारे में
शिष्टाचार के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि मैडम एग्लेंटाइन जो हैं उनके टेबल मैनर को आप बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं उसका विवरण प्रस्तुत करिए। तो आंसर में देखते हैं कि द प्रायोरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन द प्रोलोग, यानी प्रोलोग में प्रायोरस जो है, प्रायोरस का मतलब नन जो है वो क्या है, पुजारिन भिक्षुणी जिसको आप कह सकते हैं। तो भिक्षुणी जो है वो क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत रुचिकर पात्र है। आगे देखते हैं सी वाज द हेड ऑफ ननरी, वो एक ननरी की, कहने का मतलब जो भिक्षुणियों का एक समूह होता है जो जहाँ रहने का स्थान होता है उसका वो उसकी क्या है, वो एक प्रमुख है। सी वाज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन, उसे मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता था। सी वाज वेल ट्रेंड इन द टेबल मैनर, यानी टेबल मैनर जो खाने का जो तरीका था, ढंग था, मैनर्स उसके थे, उनमें वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी, यानी अच्छी तरह से ट्रेंड थी, यानी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित थी, जानकारी बहुत अच्छी से थी उसको। वाइल ईटिंग शी डिड नॉट ड्रॉप एनी पार्ट ऑफ फूड ऑन हर ड्रेस, जब वो खाना खाती थी तो उसने कभी भी क्या किया कि फूड का, भोजन का एक भी टुकड़ा उसने अपने ड्रेस पर नहीं गिराया, यानी बहुत अच्छी तरीके से भोजन करती थी, एक भी टुकड़ा गिरता नहीं था। शी डिड नॉट डिप हर फिंगर डीप इन सूप टू बेट देम, यानी वो सूप में, सूप का मतलब आप समझते ही हैं, सूप में या चटनी जिसको आप कह सकते हैं, कि उसमें क्या करती थी, अपने फिंगर्स को कभी मतलब डुबा के गीला नहीं करती थी। फिंगर्स डीप इन सूप टू बेट दम, यानी फिंगर मतलब पूरी, बहुत लोग मतलब खाने का तरीका उसका ऐसा था कि जिस तरह से सूप को लेती थी कि उसकी उंगली में नहीं लगता था, गीला नहीं होता। आगे देखते हैं शी वाज परफेक्ट इन टेकिंग फूड, यानी फूड भोजन करने में वो बहुत ही परफेक्ट थी। विदाउट मेकिंग एनीथिंग डर्टी, बिना किसी चीज़ को गंदा किए बहुत अच्छी तरीके से वो भोजन करती थी। कोर्टेसी वाज हर चीफ क्वालिटी, यानी कोर्टेसी जो थी उसकी जो क्या थी, मतलब बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत चीफ क्वालिटी थी, कहने का मतलब कि प्रमुख गुण था उसका। सी रब्ड हर अपर लिप सो क्लीन, यानी अपने वो अपर लिप को, ऊपरी होंठ को क्या करती थी, अच्छे से रब करती थी, बहुत अच्छे से साफ करती थी, रगड़ के साफ करती थी। दैट नो स्टेन ऑफ ग्रीस वाज लेफ्ट ऑन द कप, यानी ग्रीस कहने का मतलब कि जिसको तैलीय कोई पदार्थ जो रहता था उसका क्या था कि एक भी मतलब दाग धब्बा कप पर नहीं छूटता था। व्हेन शी टू का ड्रिंक, जब वो कोई ड्रिंक लेती थी, जब कोई पेय पदार्थ वो पीती थी तो जरा सा भी मतलब कोई दाग धब्बा कप पर नहीं लगता था। शी रीड एट द फूड इन अ पॉलिट मैनर, यानी वो भोजन के लिए बड़े ही विनम्र मैनर से, बड़े शिष्टाचार ढंग से पहुंचती थी, जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अकाउंट फॉर चौसर कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल पर्सन, यानी एक आदर्श पादरी का जो चौसर का कॉन्सेप्ट है उसको आप बताइए, उसका विवरण प्रस्तुत करिए। यानी चौसर का जो एक आदर्श पादरी का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्या करिए आप बताइए, ये बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं आंसर में, द पुअर पर्सन स्टैंड फॉर चौसर कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल पर्सन, यानी जो पुअर पर्सन यहाँ पर इसमें वर्णन किया गया, पुअर पर्सन का एक कैरेक्टर है उसमें प्रोलॉग में, तो वो क्या है कि चौसर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पर्सन है उस पर वो मतलब सुव्यवस्थित है, यानी उसके लिए उसको रखा गया है, यानी एकदम खरा उतरता है, कहने का मतलब इस तरह भी आप कह सकते हैं। ही टेल्स दैट द पुअर पर्सन वाज रिच इन हॉली थाट्स एंड वर्क, यानी पुअर पर्सन जो गरीब पर्सन है, पादरी जो है वो क्या है, रिच है, अमीर है, लेकिन किस चीज़ में, हॉली थाट्स एंड वर्क, यानी पवित्र विचार और कामों में वो इन मतलब इसमें धनी है, कहने का मतलब उसके विचार बहुत ही पवित्र हैं, उसके काम भी बहुत पवित्र हैं। आगे देखते हैं ही वाज अ लर्नड मैन, एकदम वो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है। ही ट्रूली रीड क्राइस्ट, हाँ ट्रूली प्रीड लिखा हुआ है, ट्रूली प्रीड क्राइस्ट गॉस्पेल लिखा हुआ है, गॉस्पेल आई टीचिंग, यानी वो क्या करता है, ट्रूली प्रीड यानी वो अच्छा मतलब एकदम सच्चा जो है प्रचारक है, प्रचारक है किस चीज़ का, क्राइस्ट गॉस्पेल आई टीचिंग, यानी जो क्राइस्ट का कहने का मतलब ईसा मसीह का जो है, मसीह का जो उनके सुविचार हैं उनको या उनकी शिक्षाएं जो हैं उनका वो बहुत अच्छा प्रचारक है, यानी उनका प्रचार जो है बहुत ढंग से करता है। आगे देखते हैं ही टाट दीज गॉस्पेल्स होल हार्टेडली, यानी इन शिक्षाओं को, इन सुविचार को क्या करता है, एकदम मन से पढ़ाता है,
मन से सिखाता है, सबको पढ़ाता है। ही वॉज काइंड, दयालु है, एंड वंडरफुल्ली लेबोरियस, और आश्चर्यजनक रूप से परिश्रमी भी है। यानी वो दयालु और बहुत ही परिश्रमी भी है। ही डिड नॉट लॉस पैशंस इन मिसफॉर्च्यून, वो मिसफॉर्च्यून में, दुर्भाग्य में कभी भी पैशंस नहीं खोता है, कहने मतलब धैर्य कभी नहीं खोता है। सो ऑफ्टन ही हैड प्रूव्ड दिस क्वालिटी, वो प्रायः क्या करता है, इस क्वालिटी को मतलब प्रूव करता रहता है, सिद्ध करता रहता है, यानी ये टैलेंट उसके अंदर है, ये बात वो सिद्ध करता है। ही नेवर रिवक्ड एनीबडी, वो किसी को भी डांटता नहीं है, गाली गलौज नहीं देता। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द टीथ i.e. डोनेशन टू द चर्च, यानी जो चर्च के लिए डोनेशन लोग देते हैं या दशमांश देते हैं, तो उसको क्या करता है, उसके लिए जो नहीं देते उसके लिए कभी वो किसी को कोसता नहीं है, किसी को गाली नहीं देता, डांटता नहीं है। फॉर हिज पुअर पार्सिनर्स ही पेड इट बाय हिमसेल्फ, यानी जो उसके गरीब पार्सनर्स हैं उनके लिए वो स्वयं पेड करता है, स्वयं भुगतान करता है। ही वॉज सेटिस्फाइड इन लिटिल, यानी वो एक मतलब कम में ही, बहुत कम में, लिटिल में ही, थोड़े में ही सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, थोड़े में ही वो संतुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द नन प्रायोरस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इरोनी डिस्कस। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं कि जो नन का कैरेक्टर है, कहने का मतलब मैडम एग्लेंटाइन का कैरेक्टर जो है वो क्या है, एक विडम्बना है, आयरोनी है। तो इस बात को डिस्कस करिए, इस पर चर्चा करिए, वर्णन करिए इसका। तो देखते हैं कि किस तरह से ये नन प्रायोरस जो है, कहने का मतलब जो भिक्षुणी है, पुजारन है, तो उनका कैरेक्टर किस तरह से एक विडम्बना की तरह है, आगे देखते हैं आंसर में। इट इज़ द आयरोनी ऑफ द नन्स कैरेक्टर, यानी नन के कैरेक्टर की एक आयरोनी है, दैट सी एक्सपोजेज हर वर्ल्डली नेचर, यानी इसलिए कि वो क्या करती हैं कि एक्सपोज करती हैं, उजागर करती हैं, दिखाती हैं हर वर्ल्डली नेचर, यानी अपने जो है जो सांसारिक प्रकृति है, सांसारिक स्वभाव आप कह सकते हैं, उसको एक्सपोज करती हैं इन प्लेस ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड, यानी धार्मिक अभिवृत्ति के जगह पर वो क्या करती हैं, सांसारिक अभिवृत्ति, सांसारिक व्यवहार प्रकृति जो है उसको उजागर करती हैं, उसको एक्सपोज करती हैं। तो ये एक विडम्बना ही है, कहने का मतलब जो धर्म कार्य में जुड़ा हुआ है, जो पुजारी है, भिक्षुणी है, उसको क्या करना चाहिए, अपने धार्मिक एटीट्यूड को आगे करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। बट वो ऐसा ना करके क्या करती हैं, ऑर्डरली नेचर यानी सांसारिक प्रकृति को आगे करती हैं। तो एक उनके कैरेक्टर की विडम्बना ही है। आगे देखते हैं। सी सोज स्टेटली मैनर्स टू बी रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी, यानी वो क्या करती हैं, स्टेटली मैनर यानी बहुत ही शानदार शिष्टाचार प्रस्तुत करती हैं, कहने का मतलब ढंग प्रस्तुत करती हैं, मतलब या कह सकते हैं राजकीय मैनर जो है उसको प्रस्तुत करती हैं। टू बी रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में, समाज में सम्मानित होने के लिए वो एकदम राजकीय तौर तरीका जो है उसको प्रस्तुत करती हैं। आगे देखते हैं। सी इज हेल्पिंग एंड काइंड इनफ, यानी वो बहुत ज़्यादा ही मददगार और दयालु हैं। टू बीप ऑन सीइंग अ डेड आर ब्लीडिंग माउस, यानी वो इतनी ज़्यादा दयालु और वो प्रस्तुत करती हैं अपने आप को, हेल्पिंग प्रस्तुत करती हैं कि वो एक मतलब जो माउस को ही, कहने मतलब किसी चूहे का अगर ब्लड मतलब खून बह रहा हो या मर गया हो तो उस पर वो रोने लगती हैं। चूहे के मरने पर या किसी घायल चूहे को देख करके वो रोने लगती हैं। तो ये भी एक क्या है, उनके कैरेक्टर की विडम्बना ही है। इतना ज़्यादा भी द्रवित नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। सी फीड्स हर पपीज, वो अपने पप्पियों को, पप्पी का मतलब पिल्लों को क्या करती हैं, खिलाती हैं उनको विथ रोस्टेड फ्लेश, यानी भुना हुआ मांस खिलाती हैं। एंड हाई क्लास ब्रेड विथ मिल्क, और उच्च कोट की जो रोटी है उसको खिलाती हैं दूध के साथ। यानी पिल्ले को क्या करती है, वो नन जो है, प्रायोरस जो है, वो अपने पिल्ले को, पप्पी को क्या करती है, दूध के साथ अच्छे क्वालिटी की जो ब्रेड है उसको खिलाती है और भुने हुए मांस खिलाती हैं। आगे देखते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई अगर वाज डेड, अगर मर जाता है, तो सी वेप्ट बिटरली, यानी वो बहुत बिलख के रोती हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई पिल्ला मर जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं। आगे देखते हैं। आ नन आर टू बी मर्सीफुल टूवर्ड्स ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी नन को क्या होना चाहिए, भिक्षुणी को, पुजारन को क्या होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए। मर्सीफुल कहने का मतलब दयावान होना चाहिए।
सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए टूवर्ड्स आर्फन चिल्ड्रन, यानी अगर कोई अनाथ बच्चा हो तो उसके प्रति ये व्यवहार करना चाहिए। द सिक, बीमार लोगों के प्रति, एंड द ओल्ड, और बुजुर्गों के प्रति, यानी बुजुर्ग, बीमार और अनाथों के प्रति ये सारी क्वालिटी उनको दिखानी चाहिए, ना कि पिल्ले और चूहे के प्रति। आगे देखते हैं, सी आर टू लुक आफ्टर देम, यानी उन्हें क्या करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। उनका किसका, सिक पर्सन का या चिल्ड्रन का या ओल्ड जो हैं, इन सब का क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। एंड फीड देम, और उनको खाना खिलाना चाहिए। बाई बारोइंग मनी, पैसे या एंड फूड, पैसे और फूड जो है, भोजन जो है, उनको उधार लेके खिलाना चाहिए। फॉर द बेल टू डू पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के जो संपन्न लोग हैं उन लोगों से क्या करना चाहिए कि पैसे और भोजन उधार लेके उन, मतलब जो गरीब लोग हैं, आर्फन हैं, अनाथ बच्चे हैं, या जो ओल्ड हैं, बीमार हैं, इन सब की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। बट सच थिंग वर बिलो हर डिग्निटी, लेकिन ये सारी बातें उनकी डिग्निटी के, उनके सम्मान के नीचे थी, विपरीत थी, यानी ये काम वो नहीं करती थी। तो ये एक नन की कैरेक्टर की विडंबना है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। अकाउंट पार्ट चौसर आर्टिस्टिक रियलिज्म, यानी चौसर का जो आर्टिस्टिक रियलिज्म है, कलात्मक यथार्थवाद है, उसको आप उसका विवरण प्रस्तुत करिए, उसके बारे में बताइए। दोस्तों यहाँ अकाउंट फार करके क्वेश्चन अक्सर लिखे गए हैं, तो यहाँ व्हाट लगा के भी क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग एमए में हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन का मतलब आप समझेंगे और आंसर आप लिख सकते हैं, या और भी कुछ करके, डिस्कस करके, या मेंशन करके, या डिस्क्राइब करके, इस तरह, जैसे मान लीजिए डिस्क्राइब चौसर आर्टिस्टिक रियलिज्म, इस तरह से आ जाता है। तो जाने रहिए, क्वेश्चन किसी तरह लिखा हो, क्वेश्चन का मतलब आपको जानना जरूरी है, आंसर आप जाने रहिए। आंसर में देखते हैं, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, चौसर रियलिज्म इज ऑफ आर्टिस्टिक नेचर, यानी चौसर का यथार्थवाद जो है वो एक कलात्मक प्रकृति का है, ये बात सही है। इट डेवलप्स ऑन ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट विथ फिक्शन, यानी ये क्या किया गया है, ये डेवलप करता है, इसका विकास होता है जो फैक्ट, तथ्य के साथ, मतलब फिक्शन जो कल्पना के साथ तथ्य के मिश्रण से इसको डेवलप, मतलब ये डेवलप होता है। नो रियल मॉडल हैज एट बीन फाउंड ऑफ चौसर्स ऑल पिलग्रिम्स, कोई भी चौसर के सारे पिलग्रिम्स में, तीर्थयात्रियों में कोई भी रियल मॉडल जो है नहीं होता है, कोई रियल मॉडल नहीं होता है। आगे देखते हैं कि नाइट आर प्रायोरस, यानी सूरवीर या प्रीस्ट जो है, सूरवीर या प्रीस्ट जो है, पुजारी जो है, आर सो पॉपुलर कैरेक्टर्स इन मेडुअल लिटरेचर ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के जो मेडुअल लिटरेचर था, मध्यकालीन जो साहित्य था, उसमें नाइट और प्रीस्ट का कैरेक्टर जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दैट देयर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट द मॉडल एट ऑल, इसलिए किसी मॉडल, मतलब कोई मॉडल प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही मॉडल थे। ये कैरेक्टर्स जो चौसर ने अपने मतलब प्रोलॉग में रखे हुए हैं, प्रीस्ट का कैरेक्टर या नाइट का कैरेक्टर, या यूँ समझ लीजिए कि प्रायोरस भी एक पॉपुलर कैरेक्टर थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कैरेक्टर्स खुद ही एक मॉडल थे। बिसाइड्स चौसर्स कैरेक्टर्स आर सो विविडली डिस्क्राइब्ड, दे क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग द वर्ड पिक्चर्स ऑफ रियल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ फ्लैश एंड ब्लूड, यानी चौसर्स के कैरेक्टर को, यानी पूर्ण स्पष्ट तरीके से डिस्क्राइब करने के अतिरिक्त जो है, दे क्रिएट द इम्प्रेशन, यानी वो कैरेक्टर ऐसा प्रभाव डालते हैं, ऑफ बीइंग द वर्ड पिक्चर, यानी शब्द चित्र होने का प्रभाव डालते हैं, ऑफ रियल ह्यूमन बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी एक वास्तविक, मतलब फ्लैश एंड ब्लड वाला, यानी खून और मांस वाला एक जो ह्यूमन, वास्तविक ह्यूमन बीइंग्स, यानी जीवित व्यक्ति जो होता है, ये वर्ड पिक्चर इस तरह से मतलब प्रस्तुत होते हैं। आगे देखते हैं कि नन कैन बिलीव द कैरेक्टर्स आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम लाइफ, यानी कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, बिलीव द कैरेक्टर्स आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम लाइफ, ऐसे मतलब जो भी कैरेक्टर का वर्णन उन्होंने किया है, कोई भी इस बात पर मतलब उसको पढ़ के उसको ये पता नहीं चल सकता कि ये केवल, मतलब इसमें ये जीवंत नहीं है, ये बात कोई समझ नहीं सकता। द होस्ट हैरी बेली जो है, हैरी बेली जो होस्ट था, फॉर एग्जाम्पल हैज़ हिज रूट्स इन हेरकुलस वैली, यानी उसकी जो
रूट थी, उसकी जड़ें जो थी वो हेनरिकस वैली में थी, हु वाज एन इन कीपर इन साउथ वर्क, जो साउथ वर्क में एक इन कीपर यानी सराय का रखवाला था। कहने का मतलब जो कैरेक्टर का वर्णन उन्होंने किया है वो वास्तव में कहीं ना कहीं पर थे, यानी कई कैरेक्टर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, जैसा कि यहाँ पर होस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है कि हैरी बेली जो होस्ट था वहाँ पर, वो वास्तव में साउथ वर्क में कोई भी मतलब उसी नाम का कोई रहा होगा, इन कीपर यानी सराय का रखवाला था। आगे देखते हैं, बिसाइड इसके अतिरिक्त देयर वाज रियली आ शिप, यानी वास्तव में एक जहाज थी, जैसा कि शिपमैन का वर्णन किया है चौसर साहब ने, तो वास्तव में एक जहाज थी, कार्ड द मॉडलाइन सेल्ड बाई सम पीटर रिसेंडन, यानी किसी पीटर रिसेंडन के द्वारा एक मतलब नौका जो शिप चलाई गई थी वो क्या थी, वास्तव में थी। ये कहने का मतलब कि जो वर्णन शिप का उन्होंने किया है तो वो वास्तव में कहीं ना कहीं किसी पीटर रिसेंडन के द्वारा मतलब चलाई गई थी उसको। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर ये चौसर के जो मतलब उनका यथार्थवाद जो है, यथार्थवाद कलात्मक यथार्थवाद का वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों थे जो शॉर्ट आंसर में थे, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आप इनका यूज कर सकते हैं, या अगर लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।